नमस्कार दोस्तों। आज हम चैप्टर 10 के जो बाकी जो टॉपिक्स रह गए हैं हम उन्हें पढ़ेंगे। ठीक है, तो उनमें जो सबसे पहला टॉपिक है वो है हमारा रिलेटिव वैल्यूएशंस, ट्रेडिंग एंड ट्रांजैक्शन मल्टीपल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस वैल्यूएशन में ये बताया गया है कि हमें क्या करना है, हमें कंपनी की जो असेट्स हैं उनको हमें कंपेयर करके देखना है मार्केट, उनकी जो मार्केट वैल्यू है उससे। यानी सपोज दैट कंपनी पास मान लीजिए एक बिल्डिंग है, तो उसको आपको मार्केट में आपको कंपेयर करना है कि उसी टाइप की जो बिल्डिंग है उसकी जो वैल्यू है मार्केट में वो क्या है। तो इससे क्या होगा कि आप अंदाज़ा लगा पाएंगे कि उस बिल्डिंग की जो एक्चुअल वैल्यू है वो क्या है। मतलब कंपनी जो बैलेंस शीट है वहाँ पे दिखाई दे रहा है 5 लाख, लेकिन जब आपने उसको मार्केट में कंपेयर करा तो अराउंड 10 लाख बैठ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि उस असेट की जो वैल्यू है जो बैलेंस शीट पे दिखाई दे रही है 5 लाख, उसकी वैल्यू करीब 7 लाख 8 लाख के पास आसपास है। तो यहाँ पर हमें ये करना होता है कि हमें जो बिजनेस की जो असेट्स है हमें उसकी जो रियल वैल्यू है उसे निकालने की कोशिश करनी होती है। मतलब उसका जो मिनिमम प्राइस है वो क्या होना चाहिए, मैक्सिमम प्राइस क्या होना चाहिए। फिर उसके अलावा फिर हमें ये भी चेक करना ज़रूरी है कि मार्केट में मतलब क्या माहौल चल रहा है, क्या वो ऑप्टिमिस्टिक है या फिर पेसिमिस्टिक है। अगर हम रिलेटिव वैल्यूएशन मेथड अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो फिर उसके अलावा यहाँ पे दे रखा है practically all the earnings and assets based valuation parameters defined above can be looked at for each business historically for several years. Or one can also look at these parameters as comparison across the peers and or industry ratios to build a sense whether something looks cheap or expensive. These comparables may be coming from the stock market called trading multiples और फ्रॉम द अदर सिमिलर ट्रांजेक्शन कॉल्ड ट्रांजेक्शन मल्टी। तो अब उन बिजनेस की जो असेट है वो वर्थी है या फिर नहीं, तो उसके लिए आप ये भी सकते हैं कि जो कंपनी जो मैनेजमेंट है उसने उस असेट को कैसे उसने यूज़ करा है। ठीक है, और उसे वो कितना रिवेन्यू वो जनरेट कर पाया है। और आप क्या कर सकते हैं, उस कंपनी को उनकी जो पीयर की जो मतलब उनकी जो पीयर कंपनीज हैं आप उनसे भी कंपैरिजन कर सकते हैं। अगर वहाँ पे दिखता है कि हाँ कि इस बिजनेस ने या फिर इस कंपनी ने बेटर परफॉर्म किया है, इन्होंने अच्छी तरीके से अपने सर्च को यूज़ करा है, तो आप उस कंपनी को अच्छी रेटिंग दे सकते हैं। Several businesses operate as a cluster bundle of businesses rather than one business. For example, ITC, L&T, and other corporations have different business under one umbrella. Best way to value these businesses is to value each business separately and then do the sum of those valuations. This method of valuing a company by parts and then adding them up is known as sum of parts valuation. Please note, for all practical purposes, each of the business verticals for those conglomerates would be treated as an independent business and valued as described above in this unit based on earnings and assets, and then simple summation can be used to arrive at the value of the total business. अब ये जो मेथड है, मतलब ये जो वैल्यूएशन मेथड है, ये कौन कौन से बिजनेसेस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। देखिए, कई बार क्या होता है कि कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जहाँ पर जिनके अंदर बहुत सारे बिजनेसेस चल रहे होते हैं। जैसे एग्जांपल लें आईटीसी। ठीक है, तो आईटीसी के खुद के बहुत सारे बिजनेसेस हैं, लेकिन उनमें से जो मेन है वो है उनका सिगरेट का बिजनेस। ठीक है, तो अब इस टाइप के जो बिजनेस होते हैं, ठीक है, तो आप उनको क्या करें, आप उनको इंडिविजुअली आप पहले उनका वैल्यूएशन करें। ठीक है, उसके बाद उनके जितने पार्ट्स हैं उनका आप सम करें। फिर तब आपको पता चलेगा कि इस कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो कितना होना चाहिए, मतलब एस्टिमेटेड कितना होना चाहिए। तो उसके अंदर क्या आते हैं, आप उनकी जो असेट्स वगैरह हैं, उनका मैनेजमेंट है, ठीक है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा other valuation parameters in new age economy and businesses. Sometimes people wonder on valuations of the new age businesses such as e-commerce companies or tech companies such as WhatsApp, Zomato, LinkedIn, Facebook, etc.
Honestly speaking, it is difficult to put the numbers together to arrive at the valuation at which these tensions are happening. We may call it our own limitation to understand the value proposition without attempting to do this impossible task. Let us state that in the new age economy, people use absolutely new parameters or language such as eyeballs, uh, page reviews, footfall, ARPU, number of users, etc., to justify exorbitant valuations. Honestly speaking, as Buffett would state, all of these should ultimately translate into profits for owners at some point in time. If there is no visibility of that happening, most of these valuations would sustain till there is a storyline. People believe in those stories, and next buyer is available for the same, and would fall like a pack of cards in absence of those. We have seen that during the dot com boom in 2000 to 2001. सो यहाँ पे बात की गई है कि जो नए एज के जो बिजनेसेस हैं जैसे कि व्हाट्सअप, जोमेटो, लिंक्डइन, फेसबुक, ठीक है, इनका वैल्यूएशन हम कैसे निकालें। तो यहाँ पर आपको कोई एग्जैक्ट मेथड नहीं बताया गया है कि हाँ आपको ये सारी चीज़ें देखना ज़रूरी है। बस ये है कि यहाँ पर ये बताया गया कि हाँ कि आपको कुछ अलग चीज़ें यहाँ पे आपको देखने की ज़रूरत है, जैसे कि उनका जो यूज़र बेस है वो कितना है, रिव्यूज़, ठीक है, और कस्टमर को उनकी जो सर्विस है वो कैसी पसंद, मतलब वो कैसी लग रही है। तो यहाँ पर जो हमारे जो वैल्यूएशंस हैं उनके अलावा भी अब यहाँ पे कुछ और चीज़ें आ गई हैं इन जैसे बिजनेसेस के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अपना जो नज़रिया है वो थोड़ा सा और घुमाना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर जब यहाँ पे मैनेजमेंट वगैरह की हम बात कर रहे थे, अब यहाँ पे हमें ये भी देखना ज़रूरी है कि क्या ये बिजनेसेस फ्यूचर में भी और ज़्यादा ग्रोथ कर पाएंगे फिर नहीं। जैसे कि हम जानते हैं कि कुछ इनमें से कुछ ऐसी कंपनीज़ हैं, जैसे अगर हम ओला की बात करें तो राइट नाउ कहते हैं वो अभी इतनी प्रॉफिटेबल नहीं है। तो क्या फ्यूचर में ये प्रॉफिटेबल हो सकती हैं फिर नहीं हो सकती हैं, कौन कौन चीज़ें हैं जो मैनेजमेंट को ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है।